हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पवृक्ष। आज हम करने वाले हैं वीकली न्यूज़पेपर एनालिसिस। मतलब लास्ट पूरे हफ्ते में जितनी भी न्यूज़ हुई है उन सभी के बारे में हम इन डिटेल चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स कवर करने की कोशिश करी है और ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए वैलिड है। अगर आप लोग किसी कारण से पूरा हफ्ता न्यूज़ नहीं पढ़ पाए हैं, करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो विल हेल्प यू कि आप कवर कर सकें उन्हें। एंड उसके अलावा में अगर आपने कवर कर लिया है तो इट विल बी अ काइंड ऑफ रिविजन फॉर यू। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को बिना किसी देर के। जो फर्स्ट न्यूज़ या फिर इवेंट हुआ था दैट वाज ब्लड या फिर रेड मून इवेंट, जो हमें रिसेंट में देखने के लिए मिला था। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या हुआ था, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल नॉलेज लेते हैं एंड फिर उसके बाद में मैं आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड भी बताती हूँ कि रेड मून क्यों हुआ था, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन भी। तो सबसे पहले ये जो इवेंट था वो हमें 7th ऑफ सितंबर को देखने के लिए मिला था। ये था एक टोटल लूनार इक्लिप्स और ये विजिबल था इंडिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इन सभी जगहों पे। लूनार एक्लिप्स मतलब जभी भी चांद पर ग्रहण लगता है उसे हम लूनार एक्लिप्स बोलते हैं। एंड जभी भी सूर्य ग्रहण या फिर सन पे ग्रहण लगता है उसे हम सोलार एक्लिप्स बोलते हैं। लूनार एक्लिप्स कब होता है ये देखो इधर फोटो में। जभी भी हमारी अर्थ बीच में आ जाती है हमारे सन और मून के, तब उस टाइम पे लूनार एक्लिप्स हो जाता है। एंड अगर इसका उल्टा होता है मतलब मून आ जाता है हमारी अर्थ और सन के बीच में, तो उस टाइम पे हम सोलार एक्लिप्स बोलते हैं। अब जो ये लूनार एक्लिप्स हुआ था 7th ऑफ सितंबर को, उसका जो टोटल ड्यूरेशन था वो था 82 मिनट्स का। फिर नेक्स्ट इसका है कि इसको रेड अपीयरेंस था, इसलिए इसको ब्लड मून जो है नाम दिया गया। उसके अलावा में ये जो एक्लिप्स बिगिन हुआ था वो 11 पीएम यानी रात में 11 बजे स्टार्ट हुआ था। अब ये समझते हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट कि ये जो हमें रेड मून या फिर ब्लड मून देखने के लिए मिला था, ये क्यों हुआ था, रेड कलर क्यों हो गया था हमारे मून का। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है साइंस का। देखिए, हमारा जो सन है वो लाइट देता है जिसके कारण से हमारा जो मून होता है वो शाइन करता है। तो मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है एंड वो सन की लाइट के कारण से ही शाइन करता है। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट थिंग इज कि जब रोटेशन के टाइम पे जो हमारा अर्थ है वो हमारी सन और मून के बीच में आ गया, तो उस पॉइंट पे सन से आ रही जो लाइट थी, ये जो लाइट सन से आ रही थी उसको हमारी अर्थ ने ब्लॉक कर दिया और मून तक डायरेक्टली नहीं जा पाई लाइट। अब इस कारण से मून पर डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ने के कारण से व्हाइट नहीं दिख रहा था। अब क्वेश्चन ये उठेगा तो फिर तो ब्लैक दिखना चाहिए ना, रेड क्यों दिख रहा था? तो रेड इसलिए दिख रहा था क्योंकि यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है साइंस का, दैट इज 7 कलर्स। यानी कि हमारी जो व्हाइट लाइट होती है ना वो 7 कलर्स से मिल करके बनी हुई होती है, जिसको हम विबज्योर बोलते हैं, जो हमें रेनबो में भी दिखाई देता है। उसके शॉर्ट में याद करने के लिए जो बनाया गया है टर्म दैट इज विबज्योर। तो वो जो 7 कलर्स होते हैं उससे हमारी व्हाइट लाइट बनी हुई होती है। तो अब क्या हुआ कि जब यहाँ से व्हाइट लाइट जा रही थी, अर्थ से टकरा रही थी, तो जो हमारा रेड कलर है ना, उस रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होता है इन सभी लाइट्स में। क्योंकि आप देखेंगे कि विबज्योर आर सबसे लास्ट में आ रहा है यानी कि रेड कलर, तो इसका जो वेवलेंथ है ना वो सबसे कम होता है। और सॉरी, इसका जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होता है एंड सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होने के कारण ये एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्ब सबसे कम होता है। एंड ये सबसे कम अब्जॉर्ब होने की वजह से हमारे अर्थ से पास होता हुआ मून तक गया एंड हमारा मून जो है वो रेड कलर का दिखने लग गया। अगर जब इस इवेंट की बात करते हैं तो ये सेम चीज़ कॉन्सेप्ट हमारी ट्रैफिक लाइट्स में भी यूज़ होता है। रेड कलर इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि वो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से जो है वो दिखाई दे सके, इसीलिए हम रेड कलर को यूज़ करते हैं हमारी ट्रैफिक लाइट्स में भी। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आप लोग सोचेंगे दैट इज़ कि अगर ऐसा ही है तो फिर हमारा जो स्काई है वो हमें ब्लू कलर का दिखाई क्यों देता है? तो वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है। जो ब्लू कलर होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत कम होता है, हमारे ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत कम होता है। सबसे कम होता है वायलेट कलर का। तो आप बोलेंगे कि वायलेट क्यों नहीं दिखाई देता है? तो उसके शेड्स हमें दिखाई देते हैं, पर्पल या फिर वायलेट शेड्स हमें सनराइज एंड सनसेट के टाइम पर दिखाई देते हैं। लेकिन ब्लू हमें बाकी टाइम पे आसमान इसलिए दिखाई देता है क्योंकि
ब्लू कलर फर्स्टली तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ में मर्ज भी हो जाता है। प्लस सन की बहुत ब्राइट लाइट के साथ में जब वो स्कैटर होता है तो वायलेट कलर पूरी तरीके से स्कैटर हो जाता है। हमें इतना प्रॉपर्ली नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है। बट ब्लू कलर जो है वो स्कैटर होता है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में एंड उसे हम देख पाते हैं। तो यहाँ पर भी वो वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट ही यूज़ हो रहा है। तो ये हमारी फर्स्ट न्यूज़ कवर हो गई है। अब हम मूव करेंगे हमारी दूसरी न्यूज़ की तरफ। हाँ, एक और चीज़ दूसरे कॉन्सेप्ट पे मूव करने के पहले एक और पॉइंट जो मेरा बताना रह गया दैट वाज़ कि ये जो मून है, ये हमारा जो इस पॉइंट पर है यहाँ पर देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो ये इधर है, अर्थ के शैडो से कंप्लीटली कवर हो जाता है हमारा मून। तो ये जो स्पेस है, ये इतना स्पेस जब ये पूरी तरीके से अर्थ की स्पेस में आ जा रहा है, तो उसको हम जो है वो बोलेंगे अम्ब्रा, यानी कि यहाँ पे पूरा जब वो कवर हो जा रहा है तो उसको एक कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है दैट इज अम्ब्रा। एंड अगर वो बाहर होता है तो उसको हम बोलते हैं पेनम्ब्रा। तो ये दो जो वर्ड्स है वो आप याद रखना। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो हमारी सेकंड न्यूज़ है कि यूरोपियन यूनियन ने बैन करा है इंडियन डीज़ल को। तो अब क्या हुआ है, क्यों हुआ है, उस चीज़ के रिलेटेड हम बात करते हैं। बैन हुआ है लेकिन वो अभी से इम्पोज़ नहीं होने वाला है, वो इम्पोज़ होने वाला है 2026 में। तो चलिए पहले समझते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, क्यों किया है, वो सभी चीज़ें हम समझते हैं। देखिए, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। जो क्रूड ऑयल है ना, उसका लार्जेस्ट इम्पोर्टर है हमारा इंडिया। क्रूड ऑयल का मतलब क्या होता है? कच्चा तेल। हमारा जो इंडिया है ना, वो कच्चे तेल का लार्जेस्ट इम्पोर्टर है। एंड हम लोग क्या करते हैं, उस तेल को हम रिफाइन करते हैं एंड रिफाइन करने के बाद में हम उसको दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर देते हैं। हम उससे पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट्स निकालते हैं एंड फिर प्रोडक्ट्स बना के रिफाइन करके दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर देते हैं। और इसीलिए हम लोग जो है कच्चा तेल जो है वो बहुत सारी कंट्रीज से इम्पोर्ट करते हैं। तो अभी हमारे साथ में क्या हुआ था, जब रशिया एंड यूक्रेन का वॉर चल रहा था उस पॉइंट पे हमने रशिया से बहुत सारा जो है क्रूड ऑयल खरीदा था, क्योंकि रशियन क्रूड ऑयल हमें उस टाइम पे बहुत सस्ते दामों में मिल रहा था। एंड उसी कारण से जो यूएसए था वो हमसे नाराज भी हुआ था, उन्होंने हमें बोला था कि हम वॉर फंडिंग कर रहे हैं। बट उसके कुछ अपने अलग कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट थिंग क्या हुई कि यही सेम प्रेशर जो है वो ट्रम्प ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर में लगाया। वो इसलिए क्योंकि हमने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाए हैं, वो जो हम यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमने रशिया से लिए हुए कच्चे तेल से बनाए हैं। तो जो यूएसए है, जो हमारे ट्रम्प हैं, वो बोलते हैं कि आप लोग इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो रशिया को, यानी कि आप लोग वॉर फंडिंग कर रहे हो, तो आप लोग ये वाला जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जो रशियन क्रूड ऑयल से बने हैं, उन्हें आप लोग इंपोर्ट करना बंद कर दो, खरीदना बंद कर दो। और इसी कारण से जो यूरोपियन यूनियन है उसने बोला है कि हम जनवरी 2026 तक ये जो क्रूड ऑयल है वो लेना इंडिया से बंद कर देंगे। हाँ, अगर वो क्रूड ऑयल बनाता है, सॉरी, क्रूड ऑयल लेता है यूके या फिर यूएसए से एंड उसके बाद उसको प्रोसेस करता है तो फिर हम उसको खरीद लेंगे, नहीं तो हम लोग उसको नहीं खरीदेंगे। अब देखिए, उसके पहले यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि चूँकि हमें बहुत सस्ते दाम में तेल मिल रहा है, सॉरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं अभी यहाँ से, इंडिया से, तो हम लोग यहाँ से अभी बहुत सारा जो स्टॉक है वो लेकर के स्टॉक अप करके रखेंगे हमारे पास में, ताकि हमारी कंट्रीज़ में एट द एंड एकदम से इश्यूज़ क्रिएट नहीं हो जाए। और इसी कारण से वो अभी हमसे भर-भर के जो तेल है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। करीबन 137% से जो हमारे इंडियन डीज़ल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट है वो बढ़ गए हैं हमारे पास से। 2026 जैन में बंद करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जब वो अभी हमसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हमें उस चीज़ में प्रॉफ़िट हो रहा है। अब एक और इसमें थोड़ी-सी स्टैटिक नॉलेज ये है कि इंडिया का जो रिफाइनिंग हब है दैट इज़ जामनगर। जामनगर में सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों का प्रोसेसिंग होता है। आई गेस जामनगर के बारे में हम सभी अनंत अंबानी की शादी के बाद से जानते हैं, जामनगर बहुत हाइलाइट में है उसके बाद से। और वर्ल्ड के जो टॉप पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स हैं वो है सऊदी अरेबिया, रशिया, कनाडा। ये सभी जो है ये वर्ल्ड के टॉप पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स है। तो इसी के साथ में हमारी ये न्यूज़ भी कंप्लीट हो गई है। ये जो मैप है ये यूरोपियन यूनियन का है, इसकी सारी कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन के अंडर में आती है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं।
देखिए, हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है केरला के हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर में। केरला का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो अभी न्यूज़ में रिसेंटली आया था, क्योंकि वहाँ पर 2 ऐसे इवेंट्स देखने के लिए मिले थे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो हम उसी के रिलेटेड बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों ही जो इवेंट्स हुए थे, उन दोनों को कंबाइन करके एक ही स्लाइड में डाल दिया है। तो हम दोनों के बारे में जानते हैं कि दोनों में क्या है। सबसे पहले वहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो राइज़ हो गया है, यानी कि बढ़ गया है। 18 था, अब 30 हो गया है। 18 से बढ़ के 30 इसलिए हो चुका है क्योंकि वहाँ पर मदर्स जो है, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ की जो मदर है उनका, या फिर प्रेगनेंसी के किसी भी फ़ेज़ में प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ के कारण से विदिन 42 डेज़ ऑफ डिलीवरी भी अगर डेथ हो जाती है, तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में काउंट होता है। एंड वो केरला में अभी रिसेंटली इंक्रीज हो गया है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का कम होना अच्छी चीज़ है, बट बढ़ना अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ऐसे मान रहे हैं अगर वो बढ़ रहा है मोर्टेलिटी रेशियो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, इसका मतलब केरला जो अपनी न्यूबॉर्न मदर्स हैं उनका जो है वो अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहा है। उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट इसके लिए एक डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये इतने लाइव बर्ड्स पर अगर डेथ हो रही है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको काउंट करते हैं। तो देखिए 1 लाख लाइव बर्थ जो हो रहे हैं पूरे साल में, उसमें कितनी डेथ हो रही है? पहले 18 हो रही थी, अब 30 हो रही है, तो रेशियो ये इंक्रीज़ हो गया है। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट वाज़ मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, कि क्या होता है, उसको पढ़ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉज़ के कारण डेथ हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और विदिन 42 डेज़ ऑफ आफ्टर डिलीवरी। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है, तो उसको हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में काउंट करते हैं। एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो ये चीज़ हमें एक देखने को मिली थी। जो सेकंड चीज़ हमें देखने को मिली है, दैट इज़ डेथ काउंट ड्यू टू अमोबिक इन्फेक्शंस इंक्रीजेस। केरला में ब्रेन ईटिंग अमीबा जो है, उसका जो इन्फेक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है। और ये इन्फेक्शन में मेन प्रॉब्लम ये है ना कि 95% ऑफ चांसेस है कि डेथ हो जाएगी जिस भी पर्सन को ये वाला इन्फेक्शन हुआ है। ये वाला जो अमीबा होता है, वो रहता है फ्रेश वार्म वाटर में, और ये एंटर करता है ह्यूमन बॉडी को ओनली थ्रू नोज़। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके नोज़ के थ्रू ही जाएगा। अगर आप लोग फ्रेश वार्म वाटर पी लेते हैं और वो आपके पेट में चला जा रहा है, मुँह के थ्रू एंटर हो रहा है वायरस, तो वो आपको इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा। बट अगर वो आपके नोज़ के थ्रू एंटर हो रहा है, तभी वो मेन आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। एंड वो क्या करता है, नोज़ के थ्रू सीधा ब्रेन तक जाता है, एंड ब्रेन को आपके जो है वो खराब करना, खाना शुरू कर देता है, और इसीलिए इसको नाम दिया गया है ब्रेन ईटिंग अमीबा। अब इसके जो सिम्पटम्स होते हैं वो होते हैं स्टफ़ी नोज़, सोर थ्रोट, हेडेक। ये इनिशियल होते हैं और फिर उसके बाद में हैलुसिनेशंस होने लग जाते हैं, एंड स्लोली ये आपको डेथ की तरफ लेके चला जाता है। तो ये चीज़ जो है, ये दोनों ही केसेस अभी रिसेंटली केरला में चर्चा में आए थे, क्योंकि ये दोनों ही केसेस वहाँ पर बढ़ चुके हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबा का भी एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो भी बढ़ चुका है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हालाँकि न्यूज़ उतना इम्पोर्टेंट भले ही नहीं भी हो, लेकिन ये जो स्टैटिक डेटा है पीछे का, वो आपको जानना ज़रूरी है कि उस क्या होता है, क्यों होता है, दैट विल हेल्प यू समवेयर। तो ये वाली जो न्यूज़ है हमारी, वो भी कंप्लीट होती है। तो अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, दैट इज़ अबाउट हिल्सा फिश। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इंडिया इज़ गोइंग टू इम्पोर्ट, यानी कि मंगवाने वाला है 1200 टन्स क्वीन ऑफ फिश। ये सारी जो हिल्सा फिश है उसे क्वीन ऑफ फिश बोला जाता है, एंड हम लोग इम्पोर्ट करने वाले हैं 1200 टन्स को। तो हम उसके बारे में भी न्यूज़ को समझ लेते हैं। देखिए, बांग्लादेश इज़ गोइंग टू इम्पोर्ट 1200 टन्स ऑफ फिश अहेड ऑफ दुर्गा पूजा। आपको पता है दुर्गा पूजा आने वाली है, एंड उसी कारण से हम लोग बांग्लादेश से ये सारी जो फिश है उसको इम्पोर्ट करने वाले हैं। अब ये जो फिश है वो डीपली वोवन है हमारे ट्रेडिशंस में, क्योंकि ये बहुत सालों से यूज़ करी जा रही है, तो इसके अपने इमोशंस एंड फूड ट्रेडिशंस में ये वोवन है। उसके बाद में इसका जो नेचुरल हैबिटाट है, वो है बे ऑफ बंगाल, गंगा, हुगली, महानदी, गोदावरी, इन सभी जगहों पर ये फिश जो है वो पाई जाती है।
ये एक मरीन फिश है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सॉल्टी वाटर में रहती है, यानी कि समुद्र में रहने वाली ये फिश है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है ना कि ये रहती तो सॉल्टी वाटर में है, लेकिन ये जो ब्रीडिंग करती है यानी कि अपने अंडे देती है, वो ये फ्रेश वाटर में जाकर देती है। तो जभी भी इसको बच्चे होने वाले होते हैं, तो ये माइग्रेट करती है यहाँ से फ्रेश वाटर की तरफ, मरीन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ, वहाँ पे बच्चे देके एंड वापस से माइग्रेट कर जाती है हमारे मरीन वाटर की तरफ में। तो इसके सारे जितने भी बच्चे जो ये देती है, वो सभी यही करती है। इसके बच्चे भी पैदा होने के बाद में वापस से सॉल्टी वाटर में आ जाते हैं। तो ब्रीडिंग करने के लिए, बच्चे देने के लिए ये जाती है फ्रेश वाटर में। इसीलिए बे ऑफ बंगाल गंगा, तो बे ऑफ गंगा जो है वो आपको पता है कि जाके सीधा बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है। तो वहीं से ये माइग्रेट करते हुए गंगा में जाएगी, वहाँ पे अपने बच्चे देगी एंड उसके बाद वापस से बे ऑफ बंगाल में आ जाएगी। बे ऑफ बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पे लगता है, आपको पता है बांग्लादेश से लगता है। तो बांग्लादेश वहीं से इस फिश को एक्सट्रैक्ट करता है। ये जो हिल्सा फिश है, इस फिश का नाम है हिल्सा, और ये जो फिश है ये बांग्लादेश की नेशनल फिश है, और इसी को ये लोग अभी 1200 टन्स जो है इंडिया को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। अब नेक्स्ट ऐसा ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो इस तरीके का माइग्रेशन होता है, इसको हम बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। ये वर्ड थोड़ा-सा ध्यान रखना है, स्पेशली अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टर्म आपको कहीं भी सुनने में आ सकता है एंड पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो माइग्रेशन होता है, ये क्या होता है? तो आप ये वर्ड ध्यान रखना। वन मोर थिंग मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ास्ट जा रही हूँ, तो आप अपने वीडियो का स्पीड थोड़ा-सा कम कर लेना या फिर उसी चीज़ को वापस से एक बार सुन लेना। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से कंप्लीटली आपको समझाने की कोशिश करूँ, बट थोड़ा-सा फ़ास्ट इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास में टाइम की थोड़ी-सी कमी होती है एंड न्यूज़ बहुत सारी होती है। एक्चुअली ऐसा होता है कि जो सिंगल डे का न्यूज़ एनालिसिस होता है, वो भी करीबन 1 घंटा, डेढ़ घंटे तक चले जाते हैं वीडियोज़। तो ये तो पूरा वीक का न्यूज़पेपर एनालिसिस है, तो ये ज़्यादा लंबा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा लंबा, इसीलिए मैं इसको एज़ अ काइंड ऑफ रिविज़न एंड थोड़ा-सा शॉर्ट में कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको पूरा इन डिटेल चाहिए, इतने से में समझ नहीं आ रहा है, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर में सेपरेट से वीडियो लोड कर दूँगी। तो चलिए मूव करते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ में, क्योंकि ये न्यूज़ भी कवर हो चुका है। एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के मैक्सिमम नंबर ऑफ जो न्यूज़ है वो कंप्लीटली कवर अप हो जाए, और इसी कारण से मैं बहुत जल्दी जल्दी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है इंडियाज़ स्ट्रैटेजिक एयर डिफेंस मॉडरेशन के ऊपर में। इंडिया जो है वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम में कुछ मॉडरेशंस करने वाला है, यानी कि कुछ नई चीज़ें लेकर आने वाला है, कुछ नए नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाला है। तो वो हम समझते हैं कि क्या है और क्यों कर रहा है इंडिया अपने एयर डिफेंस में ऐसा। देखिए, हमने रिसेंटली देखा था कि हमारा जो पाकिस्तान था उसने हमारे इंडिया के ऊपर में टेररिस्ट अटैक करवाया था, जिसको हम लोगों ने रिवर्ट बैक करते हुए ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च किया था। एंड उस ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर ही ये चीज़ हमने देखी थी कि जो पाकिस्तान था ना वो बहुत ज़्यादा जो है ड्रोन्स का यूज़ कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मात्रा में ड्रोन्स इंडिया के ऊपर में भेज रहा था। इंडिया के पास में अपने खुद के रडार सिस्टम्स हैं। रडार सिस्टम्स क्या होते हैं? ये होते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम्स। ये क्या करते हैं? रेडियो वेव्स को भेजते हैं एक डायरेक्शन में एंड उसके बाद में अगर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी उस पूरे रेडियो वेव्स में एंटर होता है, उधर से पास बाय होता है, तो वो रेडियो की जो वेव्स एक डायरेक्शन में जा रही होती है, वो डिस्टरप्ट हो जाती है और बहुत वो ऐसे वापस नीचे हमारे जो ट्रांसमीटर्स हैं, वहाँ तक वापस आती है। एंड हमें पता चल जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ पर है एंड हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में ट्रैक कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ-कहाँ मूव कर रहा है एंड उसी की मदद से हम उसे डिस्ट्रॉय या फिर खत्म भी कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे रडार सिस्टम्स। लेकिन ये जो ड्रोन्स होते हैं ना, ये हमारे इतनी हाइट पर उड़ते नहीं हैं। ये बहुत नीचे-नीचे उड़ रहे होते हैं। तो हमारी रेडियो वेव्स जिस डायरेक्शन में जा रही होती है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि इन्हें हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं एंड उस कारण से फिर हमें बहुत देर से पता चलता है उन जो ड्रोन्स हमारी जो लैंड है उस पे एंटर हो गए हैं, उसके बारे में। तो वही प्रॉब्लम को जो है टैकल करने के लिए हम लोग हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में मॉडरेशंस करने वाले हैं।
हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लो रेंज के जो सेटअप करने वाले हैं, जिसका लो सेक्शन प्रिवेंशन रहे। यानी कि हम बोलेंगे लो रेडार क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। जो जो वेव्स होगी ना क्रॉस सेक्शन वेव्स, वो थोड़े से नीचे एरिया की तरफ में मूव करती हुई रहेगी, ताकि हम इजीली जो है, यहाँ पे देखिए ये अगर ऐसे थोड़ी सी लो रेंज में रहेगी और कोई ड्रोन एंटर होगा तो हम उसे भी पकड़ पाएंगे। तो ये जो मॉडरेशन है, ये इंडियन जो है डिफेंस सिस्टम अपने इसमें करने वाला है। तो ये न्यूज़ भी यहाँ पर आपकी कवर हो चुकी है। अभी हम अगली न्यूज़ की तरफ जाते हैं। नाउ दिस न्यूज़ इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फ्रॉम एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये इसके रिलेटेड आपको लॉन्ग टाइप आंसर भी आ सकते हैं, इसके बैक स्टोरी के ऊपर में आंसर भी आ सकते हैं देने के लिए, और इसके ऊपर में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो आपको आ सकते हैं देने के लिए। तो उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो न्यूज़ क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है, उन्होंने इलेक्शन पोल पैनल को ये ऑर्डर दिया है कि वो लोग अब आधार कार्ड को भी एज एन आईडी जो है एक्सेप्ट करेंगे। पहले आधार को एज एन आईडी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब ये हमारा आइडेंटिटी प्रूफ फॉर हमारा जो इलेक्शन पैनल का रजिस्ट्रेशंस होते हैं, एज उसके लिए भी अब इसको यूज किया जाएगा। तो देखिए, पहले क्या हो रहा था ना कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन था, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था आधार को, हमारा इलेक्शन कमीशन एज अ प्रूफ। क्योंकि वो बोलता है कि ये इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आधार नहीं बताता है कि यू आर एन इंडियन और नॉट। वो आपकी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, उसको एज अ काउंट फॉर सिटीजनशिप प्रूफ हम लोग नहीं करते हैं। तो उसी कारण से इलेक्शन कमीशन बोल रहा था कि आधार कार्ड जो है वो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिर ये बात जब कोर्ट में गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज नोटिस किया कि हमारे जो टोटल पहले 11 डॉक्यूमेंट्स थे जो एक्सेप्ट किए जाते हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ जो हमारा पासपोर्ट है और बर्थ सर्टिफिकेट है, ये दो ही ऐसे हैं जिनको हम प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एक्सेप्ट करते हैं। बाकी जितने भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। वो सब भी प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है। और इसी कारण से आप लोग उस बेसिस पे आधार को भी एक्सेप्ट करिए। आप आधार को भी कंसिडर करने से मना नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ के बाद में जो है हमारे इलेक्शन कमीशन जो है, उनको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ा। एंड पहले हमारे पास में 11 डॉक्यूमेंट्स थे, बट अब हम लोग 12 डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर हमारे इलेक्शन पोल के द्वारा ये हमें बताया गया। अब देखिए, इसमें ना बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ जाती है। इलेक्शन कमीशन क्या होता है, हमारा आधार क्या-क्या चीज़ें कहाँ-कहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, व्हाट इज़ आधार, ये सभी चीज़ें जो है इन सब के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो में अपलोड करूँगी, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ बेसिकली होगा यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए, जिनको इन सभी चीज़ों के रिलेटेड इन डेप्थ नॉलेज चाहिए रहेगा। बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाले हैं, जिनको इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए होता है करंट अफेयर्स के लिए, उन लोगों के लिए दिस इज़ मोर देन इनफ। आपको सिर्फ यही समझना है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ बैक स्टोरी इसमें कवर हो चुकी है। तो अब हम मूव कर सकते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में। ये है हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आज की। हमारा जो नीति आयोग है, उसने रिकमेंड किया है ऐसी स्ट्रैटेजीज जिससे हम हमारे पल्सेस जो दालें हैं, उनका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर सके। तो अब ऐसा क्या हुआ है और क्या स्ट्रैटेजी क्यों दी गई है, उसके रिलेटेड हम बात करते हैं कि क्यों नीति आयोग ने ऐसी रिकमेंड करी है स्ट्रैटेजीज। देखिए, इंडिया जो है वो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। लेकिन उसके बाद में भी, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बाद भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा मात्रा में पल्सेस का कंजम्पशन करते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बाद भी हम लोग हमारे देश की रिक्वायरमेंट को ईज़िली पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हमें दालों को इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो हम लोगों ने, जैसे हम जानते हैं कि हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ना है, तो हमारी सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर में एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि हम दालों के प्रोडक्शन को इंक्रीज करें और अपना जो इंपोर्ट का डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस कर पाए, कम कर पाए टिल 2047। 2047 तक का हमारा ये टारगेट है। और इसी को अचीव करने के लिए हमारा जो नीति आयोग है, उन्होंने बोला है, स्ट्रैटेजीज दी है कि हम कैसे पल्सेस के प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। अब उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट इस चीज़ में जो ये बोला, दैट वाज ऑफ एमएसपी, यानी कि जो एमएसपी मिलता है हमें व्हीट, राइस, इन सब चीज़ों के ऊपर में गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है।
जो प्रोडक्शन करते हैं उन लोगों को। तो ये बोलते हैं कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, एमएसपी जो है, वो पल्सेस के ऊपर में भी आप देंगे तो जो फार्मर्स हैं वो इसको ज़्यादा मात्रा में उगाएँगे, इसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। एंड उसी कारण से बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ और भी दी है, बट वन ऑफ द मेन इज़ इंक्रीजिंग एमएसपी, इंट्रोड्यूसिंग एमएसपी ऑन पल्सेस। अब थोड़ा-सा नॉलेज एक्स्ट्रा, दैट इज़ कि बाउल ऑफ पल्सेस जो है इंडिया का, वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया। उसके बाद में लिस्ट में आता है महाराष्ट्र, देन राजस्थान, देन उत्तर प्रदेश। ये फर्स्ट 4 स्टेट्स की रैंकिंग मैंने आपको बता दी है यहाँ पर। तो ये अभी हमारे नीति आयोग ने बोला है। अब आने वाले टाइम पर देखेंगे कितनी स्ट्रैटेजीज़ इम्प्लीमेंट होती है, क्या होता है। बट ये जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ पुलिकली डांस वाज़ परफॉर्म्ड ड्यूरिंग ओणम। अभी आपने देखा है कि लास्ट वीक रिसेंटली जो है ओणम सेलिब्रेट किया गया था एंड उसी में पुलिकली जो डांस है वो परफॉर्म किया गया था। थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग नॉलेज है, तो सभी एग्ज़ाम्स वाले जो है जिनके लिए ये थोड़ा वैलिड उन्हें नहीं भी लगता है, दे कैन ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता है, कहीं न कहीं काम ही आएगा लाइफ में। तो कुछ देर नहीं लगेगी, छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, तो समझिए, अगर लगता है आपके काम का नहीं है तो स्किप करके आगे बढ़ जाइए। बट यूपीएससी वाले प्लीज़ ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी पहले पूछ चुका है एंड उसी लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पुलिकली लिटरली मीन्स टाइगर डांस। टाइगर जो डांस होता है उसी को पुलिकली को हम लोग अगर ट्रांसलेट करेंगे तो दैट इज़ टाइगर डांस, पुलिकली, ठीक है? उसके बाद में ट्रेडिशनल फ़ोक डांस है ये हमारे केरला स्टेट का। केरला का ट्रेडिशनल फ़ोक डांस जो है दैट इज़ पुलिकली। अब इसमें आर्टिस्ट क्या करते हैं, वो पेंट करते हैं अपनी बॉडीज़ को और दे प्ले टाइगर एंड हंटर रोल। वहाँ पे रोल्स प्ले करते हैं, कोई टाइगर बनता है, कोई हंटर बनता है एंड उसी के रिलेटेड ये डांस होता है पूरा। ये परफ़ॉर्म किया जाता है 4th डे ऑफ ओणम का। ओणम का जब 4th डे होता है उसी के टाइम पे। ओणम के रिलेटेड बोलते हैं तो ओणम इज़ द बिगेस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला और ये जो होता है ये 4 से 10 दिन लंबा चलता है हमारा ओणम फेस्टिवल। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इमेज भी लगाया है, यहाँ पर लोग ऐसे अपनी बॉडीज़ को पेंट करते हैं एंड ऐसा जो डांस है वो ये लोग परफ़ॉर्म करते हैं, केरला का ट्रेडिशनल डांस। तो ये था हमारा पुलिकली डांस के ऊपर में। इसके रिलेटेड भी मैं बहुत सारी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्पेशली फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स अपलोड करने वाली हूँ। अगर आपको इन डिटेल ये सभी न्यूज़ का नॉलेज चाहिए तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। बट दिस इज़ मोस्टली अ रिविज़न काइंड ऑफ एंड फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो इतना नॉलेज इज़ मोर देन इनफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के ऊपर में। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बिकॉज़ यहाँ पर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। द न्यूज़ इज़ कि हमारे इंडिया के न्यू वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, जो हैं सीपी राधाकृष्णन जी, और ये इलेक्ट हुए हैं एज़ अ न्यू वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से हैं, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो हमारी रूलिंग पार्टी है, क्योंकि बीजेपी भी एनडीए के अंदर में आता है। तो ये जो हमारा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसी के नॉमिनी थे ये, और इन्हें जो है फर्स्ट प्रेफ़रेंस वोट में 542 वोट्स मिले हैं। जो सेकंड कैंडिडेट था जिनके अगेंस्ट ये लड़ रहे थे, उस कैंडिडेट को 300 वोट्स मिले हैं और इसीलिए ये जीत चुके हैं। अब ये फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट सिस्टम क्या होता है, ये मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। पहले ये पूरा डेटा कंप्लीट करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, जो हम सभी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं, वो भी इसी तरीके से होते हैं कि फर्स्ट प्रेफ़रेंस वोट के तरीके से होते हैं। अब ये जो हमारे सीपी राधाकृष्णन जी हैं, क्योंकि ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो ये साथ ही साथ स्पीकर ऑफ लोकसभा भी बन गए। ऐसा ही होता है, जो भी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आता है, वो स्पीकर ऑफ राज्यसभा भी बन जाता है। सॉरी, मैंने पहले लोकसभा बोल दिया, राज्यसभा, आई एम सो सॉरी, राज्यसभा का स्पीकर बन जाता है। तो ये इसके लिए अलग से इलेक्शंस नहीं होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट वही राज्यसभा का इलेक्शन। अब क्या होता है कि इनका जो मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेस के, वो राज्यसभा के लिए जो स्पीकर है, यानी कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए वोट करते हैं। दोनों ही हाउस के मेंबर्स वोट करते हैं इनके इलेक्शंस में। अब इनका जो इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, वहाँ पर वो उनका चेयर सँभालते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट की जो एब्सेंस होती है, उसमें कौन चेयर सँभालता है, वो आप लोग सर्च करके एंड मुझे कमेंट्स में बताएँगे।
अब नेक्स्ट थिंग इज़ कि इनके लिए जिसको वाइस प्रेसिडेंट बनना है, उनके लिए क्या-क्या क्राइटेरियाज़ हैं। तो ही शुड बी अ सिटिज़न ऑफ इंडिया, द फर्स्ट क्राइटेरिया। इनका जो ऐज है वो एटलीस्ट 35 होना चाहिए, उससे ज़्यादा चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा। और इन्हें क्वालिफ़ाई करना चाहिए टू बी एज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। नहीं भी है तो भी ठीक है, बट ही नीड्स टू बी, क्योंकि ये राज्यसभा को हेड करने वाले हैं, तो इनका उतना क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए कि ही कुड बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो हमारे सीपी राधाकृष्णन जी बन चुके हैं। अब जो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बात कर रही थी, दैट वाज़ फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट सिस्टम। अब ये क्या होता है? देखो, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जितने भी मेंबर्स हैं, मान लीजिए 600 मेंबर्स हैं, ठीक है? 600 मेंबर्स है हमारे पास में। अब उन सभी को ऐसा एक बैलेट शीट देंगे हम, ठीक है? अब वो बैलेट शीट में अलग-अलग कैंडिडेट्स का जो है नाम दिया हुआ होगा, ये देखिए, ऐसे नाम दिया हुआ होगा, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन जी का नाम है, यहाँ पर किसी और का नाम है, यहाँ पर किसी और का नाम है। अब वो सारे 600 मेंबर्स जो हैं, वो क्या करेंगे कि अपनी प्रेफ़रेंस लिखेंगे कि मेरी हिसाब से फर्स्ट प्रेफ़रेंस पे कौन-सा जो इंसान है जिसको बनना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट, वैसे। अब मान लीजिए इन्होंने फर्स्ट एक इंसान जो है उसने लिख दिया कि ये फर्स्ट प्रेफ़रेंस है, ये मेरी सेकंड प्रेफ़रेंस है और ये मेरी थर्ड प्रेफ़रेंस है। ऐसे सब अपनी अलग-अलग प्रेफ़रेंसेस लिखेंगे एंड उसके बाद में जिसको भी सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफ़रेंस मिली हुई होगी, वो जीत जाएगा। अब यहाँ पर आपके मन में एक डाउट आएगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी को भी सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफ़रेंस मिल ही नहीं पा रही है, उतनी प्रेफ़रेंस मिल ही नहीं रही है कि वो जीत सके, या फिर अगर टाई हो गया, उस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को यूज़ करते हैं। ये जो होते हैं, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम्स होते हैं। यानी कि अगर फर्स्ट प्रेफ़रेंस के इससे हमारे देखने के बाद में कोई जीत नहीं पा रहा है, तो हम उनका जो वोट होता है, जो सेकंड प्रेफ़रेंस वाले जो वोट होते हैं ना, उन्हें भी हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेकंड जो हमारे प्रेफ़रेंस वाले वोट रहेंगे, उन्हें भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे कि जो सेकंड वाला जो कैंडिडेट था, उसका जो मतलब उनको जितने सेकंड वोट्स मिले हैं, उसे भी हम काउंट करेंगे। फर्स्ट वाले तो मिल ही चुके हैं, जितने जितने लोगों ने उन्हें सेकंड प्रेफ़रेंस पे डाला है, उसको भी काउंट कर लेंगे एंड फिर उसके बाद में हमें वहाँ पर वो उसको भी हम फर्स्ट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। दैट इज़ कि ये ट्रांसफ़र हो गया, जो सेकंड वोट वाला था, वो भी फर्स्ट को, ताकि हमें कोई कन्क्लूज़न मिल सके एंड जो भी विनर है वो विनर घोषित किया जा सके। तो विनर तक पहुँचने के लिए हम लोग इसको भी यूज़ करते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है। अगर नहीं आया है तो इसके ऊपर में भी एक सेपरेट वीडियो है, वो जा कर के देख लेना। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में हम मूव करते हैं। हाँ, ये हो गया ना। अभी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में हम मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है, वो है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी नारी 2025। ये जो नारी है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी। ये 2025 में जो ये रिलीज़ हुआ है, उसके पूरे डेटा के ऊपर में बात करेंगे। ये बताता है कि वुमेन कहाँ पर सेफ फ़ील करती है, कहाँ पर सेफ फ़ील नहीं करती है। ये जो है एक पूरा सर्वे किया गया था एंड इस सर्वे को 12,770 वुमेन के ऊपर में कंडक्ट किया गया था। 31 इंडियन मेजर सिटीज़ के ऊपर में फ़ोकस करते हुए इस सर्वे को कंडक्ट किया था एंड वहाँ की वुमेन्स से बहुत सारे सवाल किए गए थे कि वो किस-किस पैरामीटर पर अपनी सिटी को सेफ रैंक करती है, सेफ फ़ील करती है वहाँ पर एंड कहाँ पर वो सेफ्टी फ़ील नहीं करती है। उसके रिलेटेड ये पूरा सर्वे हुआ एंड उसी के रिलेटेड सारा डेटा जो है वो रिलीज़ किया गया। अब इसके अकॉर्डिंग मुंबई एंड गैंगटॉक जो है, दे आर वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज़ जहाँ पर वुमेन सेफ फ़ील करती है। उसके बाद में ये चीज़ याद रखना कि ये जो रिलीज़ किया जाता है, दैट इज़ रिलीज़्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। हमारी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने ही ये पूरा सर्वे किया और उन्होंने ही इसकी रैंकिंग निकाली और इसको रिलीज़ किया। अब पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर एंड रांची, ये जितने भी जगह हैं, इन सबको लोएस्ट रैंकिंग्स में डाला गया है। हमारा कैपिटल जो है दिल्ली, वो भी इसमें आता है। दैट इज़ अ सैड थिंग, नहीं आना चाहिए था, बट ठीक है, आता है। वहाँ पर वुमेन को सेफ्टी इतनी फ़ील नहीं होती है। अब इसमें जो है
ये इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग ना हमारी अर्बन प्लानिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, वहाँ पर पुलिसिंग जो है वो बढ़ा सकें और जेंडर पॉलिसीज़ जो है ना वो भी हम उसी अकॉर्डिंग बना सकें। इसीलिए ऐसे सर्वेस कंडक्ट करे जाते हैं ताकि हमें एक्चुअल सिचुएशन पता चले कि कहाँ पर सिचुएशन ज़्यादा खराब है तो हम वहाँ पर और ज़्यादा फोकस डाल सकें। इसीलिए ऐसे ये करा जाता है। तो ये डेटा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि कौन-सा स्टेट जो है वो मोस्ट सिक्योर की कैटेगरी में आता है एंड कौन-सा जो है वो लोएस्ट रैंकिंग में आता है। तो ये न्यूज़ भी हमारा यहाँ पर कवर होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में। तो ये जो हमारा न्यूज़ है दैट इज़ अपॉन ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम यानी कि जीईआरडी, जीईआरडी का फुल फॉर्म है ये, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम एंड द नाइल डिस्प्यूट। ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है, तो उसके रिलेटेड भी समझ लेते हैं। देखिए, इथियोपिया जो हमारी नेशन है, उन्होंने एक अफ्रीका का सबसे बड़ा बिगेस्ट डैम ऑफ अफ्रीका जो है वो ओपन कर लिया है एंड इसके लिए इजिप्ट ने बहुत प्रोटेस्ट किया था कि आप इस डैम को जो है ओपन मत करिए, मत बनाइए, लेकिन इसका फिर भी इनॉग्रेशन कर दिया गया है। इजिप्ट जो है इसके लिए इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे इस चीज़ का डर था कि ये जो ब्लू नाइल रिवर जो फ्लो कर रही है ना, इसका जो पानी है वो उसका फ्लो कम हो जाएगा एंड वो जो रिवर है वो इथियोपिया के थ्रू बहती हुई इजिप्ट में जाती है एंड इजिप्ट की पॉपुलेशन में मेजर कंट्रीब्यूशन उसी रिवर का है, मेजर वाटर डिपेंडेंस इजिप्ट का उसी रिवर के ऊपर में है। तो इजिप्ट को उसी चीज़ का डर है कि हमारे पास में पानी की कमी हो जाएगी एंड इसीलिए वो इस डिसीजन के अगेंस्ट में थे कि यहाँ पर बहुत बड़ा डैम खोला जाए। लेकिन फिर भी इथियोपिया ने अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम वहाँ पर खोला और उन्होंने ये चीज़ क्लैरिफाई करी वहाँ पर कि ये जो डैम है उसको हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम इरिगेशन और कंज़म्पशन के कारण से इस डैम को बना नहीं रहे हैं, इसका पर्पस वो नहीं है। और इसी कारण से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पानी का फ्लो है वो कम नहीं होगा, आपको पानी की कमी नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हमें मूविंग पानी चाहिए होता है, हमें ऐसे रुका हुआ पानी ज़रूरत नहीं होती है, हम पानी को नहीं रोकते हैं। देखिए मैप की मदद से समझेंगे तो आपको थोड़ा-सा ईज़ी पड़ेगा समझने में। ये इथियोपिया है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये होता है हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्योंकि ये एक हॉर्न के शेप में होता है। यहाँ पे है हमारी इथियोपिया कंट्री, ठीक है? यहाँ पर है हमारी रिवर ब्लू नाइल और ये जो ब्लू नाइल है ना, ये यहाँ से फ्लो करती है और ये ऊपर में हमारा यहाँ पर इजिप्ट आ जाता है और ये यहाँ से बाहर जाते हुए फिर समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, तो अब हुआ है यहाँ पर डैम का बिल्डिंग, ये यहाँ पर हमने डैम बिल्ड कर दिया है। तो ये नदी का फ्लो रुक ना जाए उसका डर है हमारे इजिप्ट को। तो ये आई गेस मैप के थ्रू जब हम समझ रहे हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। तो ये भी पूरा डेटा आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है ना? समझ में आया होगा आई होप। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में हम मूव करते हैं। तो ये है हमारे हफ्ते का सबसे बड़ा एंड अभी इस पूरे इवेंट को जो है कितना लंबा चलने वाला है कोई नहीं जानता है कि जेंजी प्रोटेस्ट हुआ है नेपाल में। बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ है एंड ये पूरे हफ्ते का सबसे मेजर हाइलाइट है। आई नो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जो वीकली न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसमें ये अभी तक क्यों नहीं आया, बट क्योंकि ये डेट वाइज चल रहा था न्यूज़पेपर में, जब ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट में आया उस डेट से मैंने इसके जो है पूरे सब चीज़ें पिकअप करके एंड डाली हुई है। एंड ये जो पूरा है इसमें आपका द हिंदू, आपका इंडियन एक्सप्रेस, आपका हिंदुस्तान टाइम्स, ये तीनों मेजर न्यूज़पेपर का जो न्यूज़ है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मैं उनको कवर करती हूँ। ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स जो है इंटरनेशनल, नेशनल, पॉलिटिक्स, सभी जितने भी बीट्स हैं हमारे न्यूज़पेपर के, उन सभी चीज़ों को मैंने कवर करने की कोशिश करी है। अगर मुझसे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ छूट रही है तो वो आप मुझे बता सकते हैं एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसके ऊपर में भी कवर कर लूँ नेक्स्ट वीक में। एंड वन मोर थिंग इज़ कि ये जो पूरा अभी तक का एनालिसिस है वो मंडे से लेके फ्राइडे तक की न्यूज़ का है। अब सैटरडे एंड संडे जो है वो नेक्स्ट वीक में कवर होगा। तो इस सैटरडे से लेके तो नेक्स्ट फ्राइडे तक की जो न्यूज़ है वो नेक्स्ट वाले जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए अभी इसको समझते हैं कि ये जेन ज़ी प्रोटेस्ट जो हुआ है नेपाल में, जिसके फ़ोटोज़ हम पूरे देख रहे हैं, पूरे इंटरनेट भरा हुआ है जिस चीज़ से, वो क्या है? देखिए, रिसेंटली नेपाल ने एक वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो विटनेस किया। आई एम सो सॉरी, ओके। एक वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो विटनेस किया, एक सोशल मीडिया बैन लगाया गया वहाँ पर
हमारा जो नेपाल है वहाँ पर सोशल मीडिया को बैन किया गया एंड उसके बाद में वहीं से ये प्रोटेस्ट जो है वो भड़कना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद में इस प्रोटेस्ट में स्टार्टिंग में जिस दिन मैंने ये न्यूज़ डाली थी उस दिन 19 डेथ हो चुकी थी एंड जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, दिस पर्सन, यहाँ पे आप नीचे इमेज देख सकते हैं। उन्हें वहाँ पे रिज़ाइन करना पड़ा, उन्होंने अपना रेज़िग्नेशन दिया। 19 डेथ्स भी हुई। अभी तक तो डेथ काउंट बहुत बढ़ चुका है, बट उस टाइम तक 19 डेथ हुई थी। ये अब जो जनरेशन ज़ेड है, दीज़ ये कौन है? क्योंकि जेन ज़ी प्रोटेस्ट है ना, तो ये कौन है वो भी समझ लेते हैं। दीज़ रेफर टू द पीपल बोर्न बिटवीन 1996 एंड 2010। अगर आप लोग 1996 एंड 2010 के बीच में बॉर्न हुए हैं, तो आप सभी जेन ज़ी के अंदर में काउंट होंगे। दे आर द सेकंड यंगेस्ट जनरेशन बिटवीन मिलेनियल्स एंड द जनरेशन अल्फा। नेक्स्ट, जो नेपाल है वहाँ पर कहानी है ये पूरी कि क्या हुआ, बैक स्टोरी बता रही हूँ मैं। नेपाल जो है वहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। ऑलमोस्ट सभी मेजर पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो सभी करप्शन के अंदर में इन्वॉल्व्ड थे एंड उसी चीज़ के कारण से जब सोशल मीडिया पे लोग इस सब चीज़ों के कारण एक्सपोज़ कर रहे थे, सोशल मीडिया पे ना उनके जो बच्चे थे, ये नेताओं के जो बच्चे थे, वो अपनी लग्ज़रियस लाइफ़ को फ्लॉन्ट कर रहे थे एंड जब लोगों ने वो चीज़ देखी तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी स्टार्ट करी एंड नेपाल के मिनिस्टर्स ने उस पॉइंट पर सोशल मीडिया को ही बैन करने का जो है डिसीजन ले लिया एंड उसने जो ये सभी लोग हैं, कॉमन पीपल है, जनरेशन जेड पीपल है, उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया क्योंकि आप लोग, आपके बच्चे जो है वो बहुत लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है एंड हम लोग जो है सफ़र कर रहे हैं उस कारण से। ऐसा ही होता है जब भी ऐसी चीज़ें होती है तो सफ़र जो करता है वो जो होता है मिडिल क्लास ही करता है, तो वो सफ़र के कारण से जेन ज़ी में वहाँ पर प्रोटेस्ट भड़का। अब ये सब जो इमेजेस है आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है। अभी रिसेंट में वहाँ पर पुलिस को ओपन फायर भी करना पड़ा था, थोड़ा ऐसे पानी छिड़का जा रहा था, वो चीज़ भी की गई। एंड एक और चीज़ जो है दैट इज़ कि यहाँ पे ये एक वुमन है, वो अब ऐसा बोला जा रहा है कि मे बी शी इज़ द वन जो लीड करने वाली है। ये वहाँ की चीफ जस्टिस रह चुकी है एंड इनका नाम है सुशीला कर्की। ये जो है वो मोस्टली ऐसा सबको मानना है कि अब नेपाल को जो है लीड ये करने वाली है। तो ये न्यूज़ का भी बेसिक्स आई गेस कवर हो चुका है एंड जो आगे अपडेट्स आते रहेंगे वो आपको पता चल ही जाएंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट जो न्यूज़पेपर एनालिसिस रहेगा उसमें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियस मलेरिया वैक्सीन। हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम अपना खुद का इंडिजिनियस मतलब सेल्फ मेड मलेरिया का वैक्सीन बनाने वाले हैं हम लोग। हमारे पास में अभी भी मलेरिया का वैक्सीन है, लेकिन ये अब हमारा खुद का रहेगा क्योंकि अ स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। तो इसके रिलेटेड सब चीज़ें पढ़ते हैं पहले। देखिए, जो हमारा सेंटर है उसने लाइसेंस दे दिया है 5 ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को कि वो लोग मलेरिया की जो सॉरी 5 फॉर्म ऑफ, हाँ सॉरी, मैन्युफैक्चरर्स को जो वो अब इंडिजिनियस मलेरिया की वैक्सीन बनाने वाले हैं। नेक्स्ट जो नेम ऑफ द वैक्सीन है वो है एडफ्लेक्सीवैक्स। ये नाम ध्यान रखना क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि एडफ्लेक्सीवैक्स क्या है? ऐसी जो बीमारियाँ होती है या फिर उनके जो भी इंडिजीनियस हम लोग दवाई निकाल रहे होते हैं, वैक्सीन निकाल रहे होते हैं, उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं सभी एग्जाम्स में। तो एड फ्लेक्सीवैक्स याद रखना, मलेरिया जो वैक्सीन हम बनाने वाले हैं उसका नाम है। फिर स्टेप फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया। अब मलेरिया जो है उस वो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के कारण से ट्रांसमिट होता है, स्प्रेड होता है। रुकिए ज़रा, थोड़ा सा हम पीछे चले गए, आगे आते हैं वापस से। ये सब कवर हो चुका है हमारा, हाँ इसके आगे है। हम अब हम समझने वाले हैं कि मलेरिया की जो ट्रांसमिशन साइकिल है वो क्या होती है, हम उसके बारे में समझते हैं। ये जो हमारा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है, ये देखिए, ये फर्स्ट इन्फेक्टेड मॉस्किटो है। वो क्या करेगा, किसी भी पर्सन को काटेगा एंड वो फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन हो जाएगा। वो पर्सन इन्फेक्ट होने के बाद में ये जो मलेरिया के जो वो होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो सबसे पहले हमारे लिवर सेल्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है? तो हमारा जो ये पर्सन जिसको काटा है मच्छर, उसके लिवर सेल्स अफेक्ट हो गए। उसके बाद में लिवर के बाद में इट विल एंटर इनटू योर रेड ब्लड सेल्स, आरसीबी में वो सॉरी आरबीसी, आई एम सो सॉरी, आरबीसी में जो है वो एंटर हो जाएगा एंड उसके बाद में ये जो है वापस अगर कोई मॉस्किटो आपको कट काटेगा तो उसके बाद में वो जो सेकंड मॉस्किटो है वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा और फिर वो जाकर के किसी और पर्सन को काटेगा तो वो सेकंड पर्सन फिर से इन्फेक्ट हो जाएगा। तो ये ऐसी जो है ये चेन पूरी चलती है। एक मच्छर ने एक जन को काटा,
वो इन्फेक्ट हुआ, उसके लिवर सेल्स में गया, फिर वहाँ से वो उसके रेड ब्लड सेल्स में गया, वहाँ से फिर दूसरे मच्छर ने उसको काटा तो रेड ब्लड सेल से वापस वो सारे जर्म्स उसमें भी ट्रांसमिट हो गए। फिर उसने किसी और इंसान को काट लिया तो वो दूसरा पर्सन जो है वो भी इन्फेक्टेड हो गया। आई गेस ये भी हो चुका है। एंड वन मोर थिंग, अगर ये जो पीडीएफ मैंने पूरा बनाया है ये आपको चाहिए तो आप मुझे बोलिए कमेंट में। ये जो पीडीएफ है उसका फाइल भी मैं अटैच कर दूंगी, तो ये आपको रिविजन के लिए रखने में बहुत ईजी हो जाएगा। आप इजीली सिर्फ इनको पढ़कर जा सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स में सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स लुक टू वेस्ट एशिया। हम लोग जो हमारा ज्वेलरी का एक्सपोर्ट है वो वेस्ट एशिया यानी कि सऊदी अरेबिया, जद्दा, इराक, इन सभी जगहों पर हम लोग हमारा बढ़ाने वाले हैं एक्सपोर्ट इंडियन ज्वेलरी का। और ऐसा क्यों है उसके रिलेटेड हम सारी न्यूज़ पढ़ते हैं। देखिए, इंडिया एक्सपोर्ट करता है एक बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ ज्वेलरी, कहाँ पर? यूएस में, हमारे अमेरिका में बहुत ज़्यादा भेजता है। लेकिन क्योंकि अभी टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एंड टैरिफ राइज़ होने के कारण से इंडियन डायमंड ज्वेलरी जो है उसका एक्सपोर्ट वहाँ पर कम हो रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महँगी होती जा रही है। और इसी कारण से क्या है कि इंडिया जो है वो अब दूसरी कंट्री की तरफ में आगे बढ़ रहा है ताकि वो एक्सपोर्ट को मैनेज करे। नेक्स्ट थिंग इज़ कि एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट शोकेस होने वाला है जिसका नाम है सेजेक्स, SAGEX। ये नाम ध्यान रखना क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ दिस? तो ये एक बहुत ही बड़ा शोकेस है, इंडियन एक्सपोर्टर का शोकेस होगा यहाँ पर में। साजेक्स एक पूरा गैदरिंग है और इस गैदरिंग में इंडियन जो है वो अपनी ज्वेलरी को वहाँ पर शोकेस करने वाले हैं। ये एक बिज़नेस टू बिज़नेस ज्वेलरी एक्सपो है। ये जद्दा में होल्ड होने वाला है सितंबर 11 टू 13, ये वहाँ पर होने वाला है। एंड ये मेन इसका रीज़न हमारा यहाँ पे जो मूव करने का है, पहला है यूएस टैरिफ एंड जो दूसरा हमारा मेन रीज़न है वो ये है कि हमारा जो सऊदी अरेबिया है वो हमारे इंडियन डायमंड्स को बहुत ही पसंद भी करने लगा है। रिसेंटली हमने देखा है कि सऊदी अरेबिया, जद्दा, जो हमारा वेस्ट एशिया है, यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है एंड लोगों को इंडियन ज्वेलरी, इंडियन डायमंड जो है वो पसंद आ रहा है। इसीलिए हम वहाँ पर अब मेजर फ़ोकस करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये न्यूज़ भी हमारा कवर हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एक ट्राइब के ऊपर में है, अपतनी ट्राइब के ऊपर में। मोस्टली यूपीएससी जो होता है वो ट्राइब्स वगैरह के रिलेटेड में बहुत सारे क्वेश्चंस डाल देता है। दूसरी एग्ज़ाम्स में इसके रिलेटेड एकदम ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं होते हैं, बट इंटरेस्टिंग ट्राइब है तो आई गेस सुनना चाहिए। आपको इनका फेस जो है वो देख कर के ही आपको लग रहा होगा कि नहीं, इट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जो ट्राइब है इनको आप कभी भी, मतलब आप दूसरी ट्राइब्स में फिर भी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सी ट्राइब है कौन सी नहीं है, लेकिन इनको देखने के बाद ही आप बता सकते हैं कि अपतनी ट्राइब है क्योंकि इनमें तीन मेजर चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सॉरी, ओके, तीन मेजर चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। फर्स्ट ये कि आपको एक ये ऐसे तिलक लगाते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको लाइंस दिखेंगी। एंड द थर्ड थिंग, इन सबसे स्पेशल इनका ये नोज में ऐसे ये वुडन प्लग्स या फिर ये ऐसे जो नोज प्लग्स होते हैं वो पहनते हैं। तो अब हम बात करेंगे इस ट्राइब के बारे में कि क्यों ये चर्चा में है एंड द नेक्स्ट थिंग कि ये ऐसी क्यों है उसके रिलेटेड में भी हम बात करेंगे। देखिए, अपटनी ट्राइब जो है उसका ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है फेशियल टैटूज एंड वुडन नोज प्लग्स, ये इसमें इंक्लूड होता है। अब ये न्यूज़ में इसलिए है, पहली बात तो ये ट्राइब अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली में रहती है, ZIRO, हाँ ZERO नहीं, ZIRO वैली, जीरो वैली में रहती है अरुणाचल प्रदेश की। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि इनकी जो ये फेशियल टैटू, वुडन नोज प्लग्स, इनकी जो प्रैक्टिस है ये सिर्फ और सिर्फ एल्डरली जो वुमेन्स हैं उन्हीं तक सीमित रह गई है। अब नई जनरेशन में ये चीज़ नहीं जा रही है, तो धीरे-धीरे ये प्रैक्टिस मोस्टली एक्सटेंड हो सकती है, खत्म हो सकती है। तो उसी के रिलेटेड ये अभी न्यूज़ में आया है एंड उसी के बारे में हम बात करेंगे। अब ये जो प्रैक्टिस है, ये बिगिन क्यों हुई और ये खत्म क्यों होती जा रही है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये प्रैक्टिस जो है ये थी, इट वाज़ अ प्रोटेक्टिव मेजर। ये वहाँ पे जो भी वुमेन थी ना उस ट्राइब की, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया था। ताकि जो वुमेन है वो अपीयर करे लेस अट्रैक्टिव टू इन्वेडर्स। उस टाइम पे इन्वेडर्स बहुत होते थे एंड वहाँ पे उन वुमेन को उन इन्वेडर्स से बचाने के लिए हम वुमेन को ऐसे कर देते थे ताकि वो लेस अट्रैक्टिव, लेस सुंदर दिखाई दे एंड वो इन्वेडर्स उनको ले जा नहीं पाए। और अब ये कम इसलिए होती जा रही है क्योंकि 1970s में गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया था, ये बोलते हुए कि ये सोशल हिंड्रेंस है उन वुमेन के लिए, ये वुमेन के रास्ते की रुकावट बन रहा है। स्पेशली किन वुमेन के रास्ते की रुकावट बन रहा है? जो अर्बन एजुकेशन लेना चाहती है,
सिटी में जाके पढ़ना चाहती है और अर्बन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ चाहती है, उन्हें प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है वहाँ पर, उनके बीच में भेदभाव हो रहे हैं एंड इसी कारण से इस प्रैक्टिस को जो है वो बैन कर दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1970s में। अब एक और चीज़ मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। पहले के समय पे इस चीज़ को यूज़ इसलिए किया जाता था ताकि इन्वेडर्स वगैरह से बचाया जा सके। लेकिन अब वहाँ पर जो एल्डरली वुमेन्स हैं जिनके ऐसे नोज़ प्लग्स है या फिर जो ऐसी पूरी ट्राइब की पहचान है, उसे ये लोग अब एज़ अ प्राइड मानने लग गए हैं। वो बहुत ही ज़्यादा शान से बताती हैं कि हाँ, हमारा ये पूरा ट्रेडिशन है, कल्चर है। तो उनके लिए ये एक मैटर ऑफ प्राइड है, जो भी एल्डरली वुमेन है उनके लिए। लेकिन अब यंग वुमेन जो हैं वो इस चीज़ को नहीं अपनाती हैं क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट के इससे बैन है। तो ये न्यूज़ भी हमारा यहाँ पे कवर होता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में जाते हैं, अंडर सी केबल कट। द थिंग इज़ कि अभी रिसेंटली एक अंडर सी केबल कट हुआ था। ये जो केबल्स होते हैं ये सी बेड से जाते हुए होते हैं पूरे। हमने पूरे सारे सी बेड में ऐसे केबल्स डाले हुए हैं ताकि जो नेटवर्क्स है वो ईज़िली हमारे जो है ट्रांसमिट हो सके। अब इसी के रिलेटेड एक केबल कट हुआ था तो हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये मैंने पूरे नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे देखिए, रिसेंटली टू अंडर सी केबल सिस्टम साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप, ये नाम है SMW4। ये और 2 जो है अंडर सी केबल कट हुए थे, 2 केबल्स में हमें डिस्ट्रप्शंस देखने के लिए मिले थे। एक है इंडिया, मिडिल वेस्ट, वेस्टर्न यूरोप, यानी कि IMEWE, ये दोनों नाम हैं अंडर सी केबल कट्स हुए थे इन दोनों पे ही। इन्होंने सफ़र करा कट्स, यहाँ पर इनके कारण से इंटरनेट सर्विसेज जो है अक्रॉस इंडिया, पाकिस्तान एंड गल्फ नेशंस जो है वो पूरा डिस्टर्ब हुए थे, डिस्टर्ब हुए थे। तो अब रीजंस जानना पड़ते हैं कभी-कभी कि क्यों ऐसे अंडर सी केबल कट हुए थे, तो वहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज़ भी हो सकता है रीज़न, और शिप एंकर्स यानी जो शिप जो अपने रोकने के लिए जो एक एंकर्स होते हैं वो नीचे फेंकते हैं, उसके कारण से भी बहुत सी बार केबल कट्स हो जाते हैं। ये जो केबल कट्स हैं ये रीज़न्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सीडेंटल केबल कट्स के लिए। एंड कभी-कभी अगर कहीं पे वॉर सिचुएशंस होता है, अंडर सी वॉर अगर कहीं चल रहा होता है, तो उसके कारण से भी बहुत सी बार इंटरनेट डिसरप्शंस हो जाते हैं क्योंकि जो केबल है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया एंड इज़राइल साइन्ड अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। तो हमारा जो इज़राइल है उसने हमारे साथ में एक ट्रेड बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया है हमने, तो उसके बारे में बात करते हैं। It marks the first such agreement with an organization for economic cooperation and development state. ये हमारा ऐसा फर्स्ट है। देखिए ये दोनों ही इंडिया एंड हमारा इज़राइल, ये इसके अंदर में आता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD कंट्री में आते हैं, एंड ये हमारा फर्स्ट सच एग्रीमेंट है ऐसी किसी भी कंट्री के साथ में। फिर इट विल प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर्स जो भी है उन सबको प्रोटेक्शन देगा, सेफ गार्ड देगा एंड एक ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाएगा, प्रमोट करेगा इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करेगा और इंटरसेक्टोरल कोलैबोरेशन भी ये बढ़ाएगा। तो इट इज़ अ नाइस थिंग जो हमने इज़राइल के साथ में अभी रिसेंटली साइन करा है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ आती है दैट इज़ फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन फ्लेज्ड ऑफ। ये जो हमारा शिप है, ये वापस से सेल ऑफ होने वाला है फॉर द थर्ड टाइम, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ट्राई सर्विस है। फर्स्ट ट्राई सर्विस मतलब इसमें हमारी इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों ही शामिल होने वाले हैं। तो अब जानते हैं पहले कि ये क्या है, वो समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है कि हमारी तीनों जो है नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, इनकी जो कुछ वुमेन ऑफिसर्स हैं वो जाने वाली हैं 6 महीने के लिए सेल करने के लिए, पूरे वर्ल्ड का चक्कर काट के एंड वापस आएंगी। मुंबई से जाएंगी एंड पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाते हुए विद द हेल्प ऑफ सी, समुद्र के रास्ते से जाते हुए एंड फिर वापस मुंबई तक आएंगी। ये पहले भी 2 बार हो चुका है, अभी ये वापस तीसरी बार हो रहा है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि हमारे तीनों जो फोर्सेस हैं वो एक साथ जाने वाले हैं। नहीं तो पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा जो नेवी था वही जा रहा था। अब ये ऑन बोर्ड होने वाला है विथ ऑन द आर्मी सेलिंग वेसल IASV त्रिवेणी। त्रिवेणी जो है उसी में जा रहे हैं, पहले जो 2 बार गए हैं वो भी इसी में गए हैं, सेलिंग वेसल त्रिवेणी जो है उसी में। एंड नेक्स्ट जो है गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई से ये लोग जाएँगे ऑन 11th ऑफ सितंबर 2025 एंड 6 महीने के बाद वापस से ये लोग पूरा सेल करते हुए वापस आ जाएँगे। तो ये हमारी नेक्स्ट न्यूज़ भी यहाँ पर कवर हो चुकी है। अभी हम अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इसके पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।
तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में आगे बढ़ते हैं। द थिंग इज़ के रिसर्चर्स टैप इनटू वाउंड हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ रेड आईवी प्लांट। ये जो हमारा प्लांट है रेड आईवी, इसमें बहुत सारी वाउंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। एक्चुअली ये हमारे एंशिएंट इंडिया में यूज़ होता था। अभी जो पट्टी वगैरह हम यूज़ करते हैं वो तो अब आई है। आई गेस यू ऑल नो दैट बैंडेजेस एंड ऑल। लेकिन उसके पहले में जो यूज़ होता था दैट वाज़ रेड आईवी प्लांट। तो ये इंडियन मेडिकल जो है उसका रिसर्च है। एंड थिंग इज़ के हमारे इंडिया में ना ऐसे बहुत टाइम पहले से ऐसी सब औषधियाँ, जड़ी-बूटियाँ हम लोग ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं। इंडियन मेडिसिन्स एक टाइम पे बहुत ज़्यादा एडवांस था एंड उसी कारण से ये उसी का नतीजा है कि हम लोग अभी जो मॉडर्न टेक्नीक्स हैं उसे और जो हमारी पुरानी टेक्नीक्स हैं उन दोनों को मिक्स करके कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। द थिंग इज़ कि वो जो बैंडेजेस वगैरह होती हैं वो इतना ईज़िली एटमॉस्फेयर में घुलती नहीं है एंड वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत टाइम तक जो है डैमेज करती है। लेकिन ये जो आईवी प्लांट से हम लोग बनाएँगे, ये क्या करेगी कि हमारे वाउंड को बहुत जल्दी हील भी करने का काम करेगी, प्लस सेकेंडली हमारे एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुँचाएगी क्योंकि हम उसको हटाकर फेंक देंगे, उसके बाद में वो घुल जाएगी एनवायरनमेंट के साथ में। ऑब्वियसली क्योंकि वो नेचुरल चीज़ों से बनी हुई है, तो हम उसको वैसे ही प्रोसेस करेंगे। तो ये उसी के बारे में रिसर्चर्स ने ये भी बहुत अच्छी चीज़ें फाउंड करी है उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में कि रेड आईवी प्लांट जो है उसमें वाउंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है। एक और जो अच्छी बात इसके साथ में होगी दैट इज़ कि ये ना हमारा जो घाव होता है उसको थोड़ा हवा लगने देगा। ऐसा बोलते हैं ना कि हम हवा लगती है हमारे घाव को तो वो जल्दी भरते हैं। तो वैसा इसके साथ में होगा कि घाव को हवा लगने देगा ये, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है तो इसको हम प्रोसेस करके वैसा बना सकते हैं। तो वो हमें लगा लगा के रखेंगे तो भी वो हमारे वाउंड को जल्दी से हील कर पाएगा। उसी के रिलेटेड सारा न्यूज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इट विल रिड्यूस द पॉल्यूशन एज इट विल गेट मिक्सड इन द नेचर। वी विल मिक्स इंडियन साइंस एंड मेडिकल साइंस टुगेदर। इट विल गिव स्पेस फॉर राउंड टू कम कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन। सभी चीज़ें मैंने तीनों ही चीज़ें आपको बता दी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अभी ये जो डिस्प्यूट है वो धीरे-धीरे बढ़ेगा। आगे आपको इस चीज़ के रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़, एडिटोरियल्स आएँगे आपके सामने। तो इसको शॉर्ट में समझ के रखते हैं कि क्या चल रहा है। तो बैक स्टोरी भी मैं पूरी बताती हूँ आपको। सबसे पहले एक स्टेटमेंट है दैट इज़ के सुप्रीम कोर्ट विल नॉट सिट आइडल इफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ फेल टू डिस्चार्ज इट्स ड्यूटी। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो खाली नहीं बैठेगा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ उनकी ड्यूटीज़ को अच्छे से ढंग से परफॉर्म नहीं कर रही है तो। अब इसकी देखिए बैक स्टोरी के बारे में समझने से पहले ये जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। डिस्प्यूट इज अबाउट दैट सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला था कि प्रेसिडेंट्स और जो भी गवर्नर्स हैं वो लोग क्या करेंगे, वो डीले नहीं कर सकते हैं बिल्स जो भी होते हैं उनको, अगर वो किसी हाउस से पास होकर आए हैं तो उन्हें बहुत लंबे समय तक डीले नहीं किया जाना चाहिए वो चीज़। और उसके लिए उन्हें टाइम बाउंड कर दिया। उन्हें 3 महीने के लिए टाइम बाउंड कर दिया गया है कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर में अपना डिसीजन सुनाना होगा। ये देखिए 3 महीने के अंदर में अपना आपको जो है डिसीजन सुनाना होगा, उससे ज़्यादा आप उस चीज़ को डिले नहीं कर सकते हैं। एंड दिस इज़ क्रिएटिंग अ डिबेट बिटवीन द डिवीजन ऑफ पावर्स। अब द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैं आपको पूरा बैकग्राउंड से समझाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि डिस्प्यूट चल क्या रहा है। देखिए, थोड़े समय पहले क्या हुआ था कि अब जो बीजेपी रूलिंग हमारे स्टेट्स है, वहाँ पे अगर उनका गवर्नर बैठ रहा है, उन्हीं की इसका सरकार का, तो इतना इश्यू नहीं होता। लेकिन हमारे ऐसे स्टेट्स है, जहाँ पर आज भी बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी गवर्नर जो है, वो हमारे प्रेसिडेंट जो है, वो सिलेक्ट करके भेजते हैं, स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं। तो वो भी मोस्टली बीजेपी पार्टी के ही होते हैं। तो वहाँ पे इश्यू क्या होता है कि अगर वहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उस स्टेट का, वो दोनों हाउसेस वहाँ के, अगर सिंगल हाउस है और अगर बाइकैमरल है तो दोनों हाउसेस जो है वो भेज देते हैं कोई भी बिल को पास करके, तो वो उसको होल्ड करके रख लेते हैं ऑन स्टेट लेवल्स। वो उसको पास नहीं करते हैं, ना एक्सेंट देते हैं ना रिजेक्ट देते, बस वो होल्ड करा हुआ उनके पास में पड़ा रहता है। एंड उस कारण से वो ऐसा लगता है कि वहाँ के स्टेट के जो वो है नेता हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम हमारे स्टेट का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के जो गवर्नर है वो एक्सेंट नहीं दे रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं हमारे बहुत सारे बिल्स को, उसको सिर्फ विथहोल्ड करके रख रहे हैं। एंड वो चीज़ उन्हें गलत लगी और उस चीज़ को लेकर वो लोग गए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर उस चीज़ को देखा और प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को बाउंड करने की कोशिश करी कि आपको 3 महीने के अंदर में
उसको वहाँ पे पास करना होगा। हालाँकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप लोग टाइम बाउंड हैं एंड आप लोगों को वो चीज़ करनी होगी कि आप लोग 3 महीने के अंदर में उस चीज़ को पास कर दें या फिर रिजेक्ट करना है रिजेक्ट करें, बट यू हैव टू टेक द एक्शन, उसको विथहोल्ड करके मत रखिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट करा हमारे प्रेसिडेंट्स को एंड गवर्नर्स को। तो अब यहाँ पर डिबेट छिड़ गया सेपरेशन ऑफ पावर के बीच में कि क्या अलाउड है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसे इंटरफेयर कर सके सभी चीज़ों में, जो गवर्नर्स की प्रॉपर्टीज़ है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उन सभी चीज़ों को क्या वो ऐसे इंटरफेयर कर सकता है? तो उस चीज़ के बीच में एक डिबेट चल रहा है एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई अब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है, वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, तो हम उसमें खाली नहीं बैठे रहेंगे। हम सिर्फ़ उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ड्यूटीज़ क्या है या फिर उन्हें गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ड्यूटीज़ क्या है, क्योंकि वी आर द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम बताना हमारा फर्ज है कि हमें क्या करना चाहिए। लोग बोलते हैं कि जो ये 3 महीने का जो टाइम पीरियड दिया गया है, आधे लोग बोलते हैं कि इट इज़ वेरी गुड, जो स्टेट्स चाहते थे कि ऐसा हो दे आर हैप्पी। लेकिन कई लोग ऐसा सोचते हैं कि दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जहाँ पर गवर्नमेंट को प्रेशर में आके बिल पास करना पड़ता है, लेकिन उसको पास गवर्नर नहीं होने देता है। वो रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर से कि आप प्लीज़ इसको विथहोल्ड करके रखिए, अगर पब्लिक प्रेशर में कुछ नियम बनाया गया होता है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ होती है तो, वो चीज़ वहाँ पर होती है। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जहाँ पे गवर्नर अपना प्रूडेंस यूज़ करके एंड उसको रोक के रखते हैं। हर बिल को देखने का टाइम पीरियड अलग-अलग होता है। हर बिल को 3 महीने में अंदर के अंदर देख करके एंड पास कर देना, सभी को सेम लेवल पे रख देना इज़ नॉट अ वैलिड पॉइंट, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। तो ये 2 तरीके के हमारे आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर चल रहे हैं। आई होप आपको ये पूरा आर्ग्यूमेंट समझ में आया होगा कि सिचुएशन क्या चल रहा है, केस क्या चल रहा है। ये आज का हमारा लास्ट न्यूज़ है, विच इज़ अ वेरी बेसिक न्यूज़, कि जो मंकी पॉक्स है या फिर जिसको हम एम पॉक्स भी बोलते हैं, इट इज़ नो मोर अ PHEIC, यानी कि PHEIC का फुल फॉर्म है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। एक टाइम पर ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न था, लेकिन अब इसको उस कैटेगरी से हटा दिया गया है कि मंकी पॉक्स अब उस कैटेगरी में नहीं आता है। ये एक नॉर्मल सी न्यूज़ थी, लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि कौन से ऐसे डिज़ीज़ अगर हम चाहते हैं कि वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न में रहे, तो उनमें क्या-क्या होना चाहिए। देखिए, अगर नीचे जो ये कंडीशंस दिए हुए हैं, 4 कंडीशंस मैंने लिखे हुए हैं सेकंड पॉइंट में, उनमें से अगर किसी 2 कंडीशंस को भी क्वालीफाई करता है कोई डिज़ीज़, तो वो PHEIC के अंडर में आ जाएगा। सबसे पहला है कि क्या पब्लिक हेल्थ उससे सीरियसली इम्पैक्ट हो रही है या नहीं। सेकंड है कि जो इवेंट है वो अनयूजुअल या फिर अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है। थर्ड है कि उसका कितना इंटरनेशनल स्प्रेड होने का रिस्क है, कितना ज़्यादा खतरा है कि वो बहुत बड़े लेवल पर स्प्रेड हो सकता है। एंड फोर्थ इसके कोई सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल या फिर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस का तो नहीं है। क्या ट्रैवल से स्प्लिट वो फैल जाएगा या फिर ट्रेड जो है रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं आने लग जाएंगे इसके कारण से। अगर कोई डिजीज़ इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो दो कोई भी इन कंडीशंस को जो है फुलफिल करता है, तो वो PHEIC के अंडर में आ जाएगा। एक टाइम पे एमपॉक्स या फिर मंकी पॉक्स करता था इन कंडीशंस में से दो को फुलफिल, बट अब वो नहीं कर पा रहा है एंड हमारे पास में उसके लिए प्रॉपर क्योर एंड मेजर्स हैं, तो उसको इस लिस्ट से हटा दिया गया है। एमपॉक्स जो है वो एक वायरल ज़ूनोटिक डिज़ीज़ है, जो डिटेक्ट हुआ था ह्यूमन्स में इन 1970s। तो अब एमपॉक्स के बारे में भी आप जान चुके हैं कि एमपॉक्स क्या होता है। इसके सिम्पटम्स होते हैं फीवर, हेडेक, ये सब इसके सिम्पटम्स होते हैं। रैशेज़ हो जाते हैं पूरे बॉडी पे। वो सभी चीज़ों के कारण से आपके मसल्स में बैक में बहुत ज़्यादा पेन भी होने लग जाता है। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स में आप किसी भी एनिमल्स को ऐसे टच मत करिए जो ऐसे वायरस को कैरी करते हैं, या फिर ऐसे इन्फेक्टेड क्लॉथ्स या फिर मटेरियल्स को टच मत करिए। आपके हाथों को रेगुलरली धोते रहिए एंड कुक्ड फूड खाइए। मील जो है कच्चा मत खाइए, कुक करा हुआ प्रॉपरली एंड हेल्दी खाना खाइए। तो ये भी न्यूज़ हमारी कवर अप हो चुकी है एंड इसी के साथ में हमारा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगले न्यूज़पेपर एनालिसिस में। अगर आपको मेरे चैनल पे और भी ऐसे रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, तो मैं आपको इसके रिलेटेड और ज़्यादा कंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।